देखिए ध्यान से, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आपकी डिसीजेज होती हैं बेटा, वो 2 टाइप्स की डिसीजेज होती हैं। एक का नाम होता है कम्युनिकेबल डिसीजेज, और सेकंड टाइप की जो डिसीज होती है उनका नाम क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है, क्या बताया मैंने, डिसीजेज जो होती हैं आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड सेकंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। एक भी बच्चे का ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे आंसर चाहिए सबसे। ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती हैं। आप नॉर्मल वर्ड यूज करते हो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ बात करना। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, उसी को तो हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे ही कुछ ये डिसीजेस होती हैं। सो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेस दैट आई हैव noted down, that spread due to germs known as microbes। ऐसे डिसीजेस जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना कम्युनिकेबल ही तो है, पर्सन टू पर्सन ही तो स्प्रेड हो रही है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लग रही है। तो ये जो डिसीजेस होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर इफेक्ट आ जाता है उसका, ऐसी डिसीजेस को हम कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होती हैं, आपको जो मेन डेफिनेशन है वो ये आएगी, कम्युनिकेबल डिसीजेस किसकी वजह से स्प्रेड होती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को किसकी वजह से लगती है, तो वो लगती है जर्म्स की वजह से। मान के चलो मैं इन्फेक्टेड हूँ, मेरे को डिसीज है कोई, और मुझे जो डिसीज है वो डिसीज किसी और को लग गई, तो वो मुझसे और उसके पास तक पहुंची कैसे, मेरी जो डिसीज थी उसकी वजह से जो मेरे अंदर जर्म्स थे, वो जर्म्स मुझसे किसी और पर्सन के पास पहुंच गए, तो वो जो मेरी वाली डिसीज है वो दूसरे पर्सन को भी हो जाएगी। बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रही हूँ। कम्युनिकेबल डिसीजेस बेटा वो डिसीजेस होती हैं जो किसकी वजह से स्प्रेड होती हैं, जर्म्स की वजह से। जब एक पर्सन के जर्म्स दूसरे पर्सन में एंटर कर जाते हैं डिसीजेस वाले, तो उसकी वजह से ही दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसे भी वही डिसीज हो जाती है। तो समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेस, so you have to say that these diseases are spread due to germs from person to person। क्या बोलोगे आप, ये डिसीजेस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, और किसकी वजह से स्प्रेड होती है, जर्म्स की वजह से। एक इंसान जो बीमार है उसके जर्म्स दूसरे इंसान पर पहुंच जाते हैं, तो वो दूसरा वाला पर्सन भी क्या हो जाता है, उसे भी वही बीमारी हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेबल डिसीजेस किसकी वजह से स्प्रेड होती है बेटा, जर्म्स की वजह से। अब क्या आप इन जर्म्स को देख पाते हो, मान के चलो आपको कोल्ड है और आपके घर में अगर आपकी कोई सिस्टर है तो उसे भी कोल्ड हो गया, तो क्या आपने जर्म्स को जाते हुए देख पाया, नहीं देख पाए ना, नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख सकते हम जर्म्स को, आज तक आपने कभी जर्म्स को देखा है, नहीं देखा है ना। जर्म्स को हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इनका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत छोटे होते हैं ये, हम इन्हें इजीली अपनी आईज से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होगी। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखाता है, जूम करके दिखाता है। तो समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जर्म्स जो होते हैं हम उनको नेकेड आइज से, नेकेड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप के, हम जर्म्स को नहीं देख सकते हैं। और जर्म्स को इसीलिए क्या बोला जाता है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों बोला जाता है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। समझ में आया। जर्म्स को हम माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं, जर्म्स को हम माइक्रोब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइक्रोब्स उन चीजों को बोला जाता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिनको सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड का मतलब समझे, बिना माइक्रोस्कोप के। जो आइज, अभी जो हमारी आइज है वो नेकेड आइज है, इनसे हम जर्म्स को नहीं देख सकते हैं। समझ में आई बात। तो जर्म्स को क्या बोला जाता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोला जाता है, क्योंकि इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब आगे देख लो बेटा क्या लिखा हुआ है। आगे देखो मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है, पहले हम कम्युनिकेबल का पढ़ेंगे, फिर नॉन कम्युनिकेबल बताऊंगी कि नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है। जैसे कम्युनिकेबल पढ़ लिया, ये किसकी वजह से स्प्रेड होती है, ये हमारे माइक्रोब्स, जर्म्स की वजह से स्प्रेड होती है। अब यहाँ देखो कम्युनिकेबल डिसीजेस जो माइक्रोब्स होते हैं बेटा, ध्यान से समझो। जो ये जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, ये माइक्रोब्स 4 टाइप के होते हैं। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रही हूँ मैं।
ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। ये 4 टाइप्स की ये क्या चीजें है, क्या बता रही हूँ मैं? ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये भी सांस लेते हैं, ये भी सब काम हमारे जैसा ही करते हैं। किसके टाइप है ये? माइक्रोब्स के हैं, बट इन्हें आप देख नहीं सकते क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या करेंगे? ये डिसीजेस क्रिएट करने वाले हैं। मतलब बैक्टीरिया अगर एक इंसान से दूसरे पर पहुंच गया तो उसे भी वही बीमारी कर देगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिसीज हो जाती है? अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया घुस जाता है, समझ रहे हो, किसी इंसान को कोई बीमारी है या उसका बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं हमें? टाइफाइड, प्लेग, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गया तो उस बैक्टीरिया की वजह से हमें कौन कौन सी डिसीजेस होने के चांसेस हैं? तो कौन कौन सी लिखी है मैंने? टाइफाइड, प्लेग, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। ये वो डिसीजेस हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बेटा? बैक्टीरिया की वजह से। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ माइक्रोब्स। व्हाट इज दिस? वायरस। वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आजकल तो आपको पता ही है, कोरोना वायरस भी इसी का एग्जांपल हो गया, है ना। तो वायरस की वजह से कौन कौन सी डिसीजेस और होती हैं? पोलियो, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसे बोलते हैं पता है ना आपको? आप लोग बोलते हो कि माता जो है, माता आ गई है, ऐसे करके बोलते हैं ना, वो चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? चिकन पॉक्स के अलावा क्या है? मीजल्स, मम्स एंड कोल्ड। कोल्ड वायरस की वजह से होता है। जो आपको जुकाम वगैरह होता है ना, वो किसकी वजह से होता है बेटा? वायरस की वजह से होता है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा कि लाइक जो माइक्रोब्स होते हैं, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? माइक्रोब्स क्या होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया, है ना, और वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बैक्टीरिया की वजह से हमने क्या पढ़ा कि लाइक बैक्टीरिया क्या होता है इसकी वजह से टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग और ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अगर वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो आपको कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं? पोलियो, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मैंने आपको बताया ही, वो माता बोलते हो जिन्हें आप, वही होती है, ठीक है। चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स एंड कोल्ड, ये बीमारियां हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में कौन एंटर कर गया बेटा? वायरस एंटर कर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है बेटा? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गया, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रोब। तो आपको 2 तरीके की डिसीजेस हो सकती हैं, मलेरिया एंड डायसेंट्री, ठीक है। कौन कौन सी डिसीज हो सकती है? मलेरिया एंड डायसेंट्री। और लास्ट बचा आपका फंगाई। अगर आपकी बॉडी में फंगाई एंटर कर गया तो फंगाई की वजह से आपको कौन सी डिसीज हो सकती है, जिसका नाम मैंने दिया है एक डिसीज, रिंगवॉर्म, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने पढ़ा डिसीजेस कितने टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेस? कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड ड्यू टू दी माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स यानी कि जर्म्स की वजह से स्प्रेड होती हैं, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाती हैं ये जर्म्स की वजह से, जिन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं। अब माइक्रोब्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया एंटर करता है आपकी बॉडी में तो आपको ये डिसीजेस होती हैं। वायरस की वजह से ये डिसीजेस होती हैं। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, डायसेंट्री, और फंगाई की वजह से रिंगवॉर्म डिसीज हो जाती है आपको। तो ये आपको 4 टाइप्स के माइक्रोब्स थे और इनसे होने वाले डिसीजेस के नेम है। इन्हें याद रखिएगा क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगी जब इस क्लास का एंड करूंगी तब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको जो दिया है, दीज जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी इन द फॉलोइंग वेज। अब आपको आगे क्या दिया हुआ है कि ये जो जर्म्स है, ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये आपकी बॉडी में किस किस तरीके से एंटर कर सकते हैं? मैंने बोला ना पर्सन टू, बेटा माइक ऑफ रखिए। मैंने बोला ना ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं जर्म्स। तो कैसे पहुंचते हैं? कूद के थोड़ी पहुंचते हैं, समझ रहे हो बात को? किस किस तरीके से ये आपकी बॉडी में, एक अगर मान के चलो कोई बीमार है और उसके जर्म्स अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वो किस किस तरीके से एंटर कर सकते हैं? देखो, बाय बाय कंज्यूमिंग अनक्लीन, बाय अनक्लीन वाटर एंड फूड। अगर आप एक अनक्लीन, साफ सुथरा खाना नहीं खाते हो और साफ वाटर कंज्यूम नहीं करते हो तो भी आपको
ये बीमारियां होने के चांसेस है, तो आपकी बॉडी में ये जर्म्स एंटर कर जाएंगे। समझे बात को? कैसे कैसे करते हैं? तो फर्स्ट मैंने बताया, अगर आप अनक्लीन का मतलब साफ ना तो वाटर कंज्यूम कर रहे हो और ना ही साफ खाना खा रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये डिसीज हो सकती है। आपकी बॉडी में कौन एंटर कर जाएगा? जर्म्स एंटर कर जाएंगे। सेकंड क्या है? थ्रो थ्रो ओपन वाउंड्स। इसका मतलब क्या है बेटा? कि अगर मान के चलिए आप इस चीज को कि लाइक अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जैसे ओपनली जो चीजें हैं, जैसे हम अगर मान के चले यहाँ पर कि लाइक ऐसे घाव वगैरह आपके हो जाते हैं ना ओपनली, जो जैसे आपके कहीं चोट लग गई, मान के चलो आपके उस जगह पर घाव टाइप का हो गया है, तो वो ओपन है, आपने अपना उसे ओपन, वैसे तो आप पट्टी वगैरह कर लेते हो ऊपर से, लेकिन आप उसे ओपन रख रहे हो। अगर आपके कहीं कट गया है, ब्लीडिंग वगैरह हुई है, कहीं घाव वगैरह हो गया है, वाउंड मतलब होता है घाव, अगर आपके कहीं कट वट गया और वो आपने ओपन छोड़ दिया, कोई ऊपर से बैंडेज वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो भी ये जर्म्स आपकी बॉडी में इस ओपन वाउंड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। जहाँ से खुला होगा, कटा पिटा होगा, उस जगह से जर्म्स एंटर कर जाएंगे। थर्ड आपको क्या दिया है? व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस विदाउट कवरिंग हिज माउथ। मैं सीधे इस पे सिर्फ इतना लिख रही हूँ, बाय स्नीजिंग and coughing by sneezing and coughing of another person। आपसे बोला जाता है जब आप स्नीज मतलब छींक रहे हो या कफिंग मतलब खांस रहे हो, तो अपने माउथ को अपने हैंड से कवर करो, तब आप स्नीज और कफिंग करो। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी इंसान है, कोई दूसरा पर्सन है, उसने स्नीजिंग छींकते या खांसते टाइम अपने माउथ पर हैंड नहीं रखा, अपने माउथ को कवर नहीं किया, तो वो जर्म्स कैसे होंगे? उसके माउथ से निकलकर एयर में आएंगे और उसी एयर के थ्रू जो उसके पास कोई पर्सन होगा उसके भी अंदर एंटर कर जाएंगे। समझे? तो थर्ड कौन सा तरीका है जिससे जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं? जब कोई पर्सन, दूसरा पर्सन जो होता है, अपना माउथ कवर किए बिना स्नीज यानी छींक देता है या फिर कफिंग मतलब खांस देता है, तो उसके मुंह के जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। फोर्थ क्या पढ़ाया आपने? फोर्थ किस तरीके से एंटर कर सकते हैं आपकी बॉडी में जर्म्स? लिखा हुआ है मॉस्किटो बाइट। जब कोई मच्छर आपको काट जाता है तो उसके थ्रू भी जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। समझे? मलेरिया वगैरह होता है आपको, तो जो मॉस्किटो है, मच्छर जब कभी काट लेता है तो भी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? जर्म्स एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न जर्म्स। एयरबॉर्न जर्म्स, यहाँ एयरबॉर्न में ई आएगा, जर्म्स मतलब क्या है? कुछ जर्म्स एयर में रहते हैं, जो कुछ जर्म्स हैं वो कहाँ रहते हैं बेटा? एयर में रहते हैं, और उसी एयर को आप ब्रीथ करते हो, उसी एयर से आप सांस लेते हो, तो इस तरीके से भी एयर में जो जर्म्स है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। व्हाट डज इट मीन? अगर किसी भी इंसान है, कोई भी पर्सन है, उसको कोई बीमारी हो रखी है और आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो, जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हो, तो भी आपको वो बीमारी हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोरोना, मान के चलो किसी इंसान को कोरोना है और जाके आप उससे कांटेक्ट करते हो, कांटेक्ट का मतलब जाके उसे टच करते हो, उससे मतलब लाइक उसके कांटेक्ट में आ जाते हो फिजिकली, तो भी आपको भी कोरोना हो जाएगा ना। बोलते नहीं कि टच नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए जिसको कोरोना है। तो अगर आप किसी भी पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट भी करते हो, तो भी क्या होगा? आपको वो डिसीज हो सकती है। तो ये जर्म्स एंटर किस किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आप अनक्लीन वाटर एंड फूड कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपके कहीं कट गया है, कहीं घाव वगैरह हो गया है, आपने उस जगह को खोला रखा है, ऊपर से पट्टी वगैरह नहीं की, तो भी जर्म्स आपके उस जगह से एंटर कर सकते हैं। अगर कोई अनदर पर्सन जो है वो स्नीजिंग या कफिंग कर रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है,
बिना अपना माउथ कवर किए बिना, तो भी क्या होगा, तो भी जर्म्स बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट है आपका मॉस्किटो बाइट्स, अगर मच्छर वगैरह आपको काट लेते हैं तो भी आपकी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाते हैं। एयरबोर्न जर्म्स मतलब जो जर्म्स एयर में होते हैं, वो एयर ही आप ब्रीथ करते हो, फिर भी आपकी बॉडी में जर्म्स एंटर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। किसी पर्सन को कोई बीमारी है और आप डायरेक्ट जाके उससे कांटेक्ट करते हो, उससे टच वगैरह करते हो, तो भी आपको ये जर्म्स एंटर कर जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये तो हो गया आपका क्या, कि हम हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। प्रिवेंशन का मतलब कि अगर मान के चलो आपको ये इनमें से कोई डिसीज हो, इनमें से क्या है ये, मतलब ये जो 4 टाइप के माइक्रोब्स पढ़े थे आपने, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, इनकी वजह से जो डिसीजेस हो जाती हैं, जो मैंने आपको डिटेल में बताई थी, अगर इन डिसीजेस से आप बचना चाहते हो, प्रिवेंशन मतलब बचना, अगर आप खुद को इन डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप कौन कौन से तरीके अपना सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो, कौन कौन से यहाँ पर आप फुल फॉलो कर सकते हो रूल, जिनकी वजह से आपको ये डिसीजेस ना हो। तो हम यही देखेंगे कि इन डिसीजेस से हम बच कैसे सकते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, वेट। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से, मैं लिख देती हूँ। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस मतलब अगर हम इन डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हमें ये डिसीजेस ना हो। तो फर्स्ट आपका जो तरीका है वो क्या है, वॉश योर हैंड्स। पहला तरीका क्या है, वॉश योर हैंड्स, जो आपको दिया है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। Also try not to touch your eyes, nose or mouth with your hands, as that is common way germs enter the body। ये आपने बहुत सुना होगा इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे आपने टीवी में और न्यूज में सब में बहुत सुना होगा कि अगर आप खाना खाते हो, अगर आपको डिसीजेस को अपने अंदर पोषण नहीं देना, तो आप क्या करें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम अपने हैंड वॉश करें। अगर मान के चलो आपके घर में मम्मी आपकी खाना बनाती हैं, तो उन्हें भी खाना बनाने से पहले अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, क्योंकि जर्म्स फिर उसी फूड में एंटर कर जाएंगे जिस फूड को मम्मी आपकी बना रही हैं। तो खाना बनाने से पहले भी हैंड वॉश करने चाहिए और खाना बनाने के बाद भी, और ऐसे ही खाना खाने से पहले भी हैंड वॉश करने चाहिए और खाना खाने के बाद भी। साथ ही साथ टॉयलेट से आप आ रहे हो, आपने टॉयलेट करके आए हो और उसके बाद भी आपने हैंड वॉश नहीं किए, तो ये बहुत ही गंदी और बहुत बेकार हैबिट होती है। तो आफ्टर टॉयलेट यू शुड वॉश योर हैंड। ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि अपने हैंड से अपनी आईज को, नोज को, इनको, ईयर्स को, माउथ को टच ना करें, क्योंकि क्या होता है, अगर आपके हाथों में जर्म्स हैं तो वो जर्म्स क्या हो जाएंगे, फिर आपकी नोज से एंटर कर जाएंगे बॉडी में, आपके ईयर्स से एंटर कर जाएंगे बॉडी में, कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे। तो अपने हैंड से अपने ये आईज, नोज, है ना, माउथ, इन सबको टच नहीं करना चाहिए पूरे दिन, क्योंकि फिर जर्म्स आपकी बॉडी में आपके हैंड के थ्रू, मान के चलो आपके हैंड में जर्म्स है और आपने हैंड वॉश नहीं किया है, तो वो फिर आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस आदत को डालिए अपने अंदर कि अपने हैंड्स को क्या किया करो बेटा, वॉश किया करो। ठीक है, अपने हैंड्स को क्या करना चाहिए, आपको वॉश करना चाहिए। कब वॉश करना है ये मैं बता चुकी हूँ। सेकंड आपको क्या दिया है, गेट वैक्सीनेटेड। गेट वैक्सीनेटेड। ये कौन माइक ऑन कर रहा है बेटा, डू नॉट टर्न ऑन योर माइक प्लीज। गेट वैक्सीनेटेड मतलब immunization can drastically reduce your chances of contracting many diseases. Make sure to keep up to date on your recommended vaccinations as well as your children। मतलब क्या दिया है इसमें, वैक्सीनेशन का मतलब जानते हो, वैक्सीन क्या वो लगे थे, इंजेक्शन वगैरह लगे थे आपको जब छोटे थे आप, टीके वगैरह लगते हैं जो, तो ये क्या काम करते हैं,
क्या काम करते हैं ये आप अपनी मम्मी से पूछना, वो भी बताएंगी, उन्होंने लगवाया होगा आपको। वैक्सीनेशन के इंजेक्शन नहीं लगते हैं, जब आप छोटे छोटे होते हो तो इंजेक्शन लगते हैं, वो क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगता है जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग की जाए। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर वो चीज होती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई डिसीज एंटर कर रही है, तो आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपकी बॉडी उस डिसीज जो एंटर की है उससे अच्छे से फाइट कर पाएगी, लड़ पाएगी। और मान के चलिए अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक है, तो आपकी बॉडी उस बीमारी से लड़ नहीं पाएगी, फाइट नहीं कर पाएगी और आपको वो बीमारी हो जाएगी। कोरोना का भी तो यही हाल है, यही तो हाल है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो क्या होगा? तो आपकी बॉडी में कोरोना इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो उपाय, तो वो आप बच सकते हो। आपकी बॉडी को इतनी जल्दी इन्फेक्ट नहीं करेगा कोरोना। और मान के चलो किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो क्या होगा? उसकी बॉडी में कोरोना इजीली एंटर कर जाएगा, है ना? तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि जब हमारी बॉडी में बीमारी एंटर करती है, तो वो उससे लड़ता है, फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वैक्सीनेशन किस लिए कराया जाता है? वैक्सीनेशन इसीलिए कराया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके। समझे बात को? वैक्सीन, टीके लगाए जाते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं, इंजेक्शन इसलिए लगाए जाते हैं जिससे आपकी बॉडी में जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको क्या बनाया जा सके? उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। थर्ड टाइप बाय विच वी कैन prevent by which we can protect our body from diseases that don't share personal items. सही बोल रहे हैं इसमें, don't share personal items। मतलब क्या है? आप जो चीजें पर्सनली यूज करते हैं प्लीज उनको शेयर ना करें। अगर आप शेयर करते हैं तो वो इजीली जो जर्म्स है आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। मान के चलिए आप अपना टूथब्रश ही शेयर कर लेते हैं, वैसे करता तो कोई नहीं होगा, बट अगर जो भी करता है प्लीज ना करें। टूथब्रश जो जिस ब्रश से आप ब्रश कर रहे हो, जिस टूथब्रश से, वही टूथब्रश आप दूसरे को शेयर करवा रहे हो। आपका कॉम्ब हुआ, रेजर वगैरह जो होते हैं, इन सारी चीजों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। या आप जिस ग्लास में पानी पी रहे हो, आपने क्या किया, दूसरा भी आपका जो सिस्टर या ब्रदर है उससे भी बोल दिया कि वो भी इसी ग्लास में पानी पी ले, तो क्या होता है? इससे चीजें फैलती हैं, डिसीजेस जो है वो स्प्रेड होती हैं, तो वो डिसीजेस इजीली पहुंच जाएगी। आपने भी वही पानी पी लिया, दूसरे को भी वही पानी पिला दिया, तो क्या होगा? वो डिसीज आपकी बॉडी से दूसरे की बॉडी में एंटर कर गई। हिमांशु 4 स्क्रीन पर देख नहीं रहे हो बेटा, आप ढंग से बैठ जाओ। नाउ नेक्स्ट इज बॉइल ड्रिंकिंग वाटर। सही है, अच्छा तरीका है ये भी। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो आप पानी पीते हो उस पानी के अंदर भी काफी सारे जर्म्स होते हैं, तो उसे पीने से पहले एक बार आप अपने घर पे जो वाटर है उसको बॉईल कर लिया करो, ठीक है ना? जो वाटर है जो आप यूज कर रहे हो, जो पी रहे हो पानी, उसमें उसके थ्रू भी बहुत सारे जर्म्स जो है वो एंटर कर जाता है। बोला था ना मैंने, अनक्लीन वाटर, अगर आप अनक्लीन वाटर पीते हो तो आपकी बॉडी में आ जाएंगे ना जर्म्स। तो इससे अच्छा है कि वाटर, जो भी आप वाटर पी रहे हो उससे पहले उसे बॉईल कर लो, ठीक है? तो जरूरी है नहीं है कि लाइक आप अनक्लीन वाटर पियोगे तो इजीली बॉडी में आपकी डिसीज एंटर कर जाएंगे। एंड लास्ट वन इज मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। मॉस्किटो मॉस्किटोज आएगा, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। लास्ट प्रिवेंशन है ये, मॉस्किटो ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। मतलब क्या है? रिमूव वाटर फ्रॉम वाटर कूलर्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज, यूज इंसेक्ट रिपेलेंट्स टू कीप मॉस्किटोज अवे। मतलब क्या है इसमें कि मच्छरों को अपने घर पे इकट्ठा मत होने दो। मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में कहीं पर गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है ना? लाइक आपके घर में कूलर है, कूलर का पानी कई कई दिनों तक चेंज ही नहीं होता है, ऐसे यूज भी नहीं कर रहे हो तो भी पानी भरा हुआ है उसमें, तो देखा नहीं है आपने? जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा होता है वहां मच्छर लगने लगते हैं, मच्छर हो जाते हैं वहां पर। तो आप अपने घर पर एक जगह पर पानी इकट्ठा ना होने दें, या फिर अगर आपके घर में मच्छर ज्यादा है, मॉस्किटोज ज्यादा हैं, तो आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्प्रेज अवेलेबल हैं जिनका यूज करके आप मच्छरों को भगा सकते हो अपने घर से। तो आप ऐसी चीजों को यूज करें जिससे कि मॉस्किटोज जो है आपके घर में ज्यादा ना हो, ठीक है? तो भी डिसीजेस नहीं होंगी। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए,
वैक्सीनेशन कराना चाहिए, अपने पर्सनल आइटम्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और मॉस्किटोज को अपने घर में ज्यादा नहीं ग्रो करने देना चाहिए। मतलब ज्यादा मॉस्किटोज हो जाएंगे, घर में गंदा पानी एक जगह पर इकट्ठा ना होने दें, जिससे मॉस्किटोज वहां पर होने लगे ज्यादा। ठीक है, तो ये तरीके हुए कि हम डिसीजेस से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये तो हमारा सारा किसके बारे में बात हो रही थी, ये सारी बात हो रही थी कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में हो रही थी ना। कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में अभी तक मैंने नॉन कम्युनिकेबल तो नहीं बताया ना, कि ये किसकी वजह से स्प्रेड होती है, क्या होता है, किस तरीके से होती है, इससे तो मैंने नहीं बताया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर फिनिश हुआ आपका कम्युनिकेबल डिसीजेस। नाउ वी विल, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, डिड यू नो, इसमें क्या लिखा हुआ है। Some people are very sensitive to certain drugs, foods, animals, etc. Exposure to such substances often make them sneeze, develop rashes, etc. This condition is called allergy. आपने बहुत सुना होगा एलर्जी, मुझे एलर्जी हो गई है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, सुना है ना आपने। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब चीजों को लेकर, दूसरी जो बाहर का एनवायरनमेंट की चीजें हैं वो उनकी बॉडी पर बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। समझ रहे हो बात को। कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जो बाहर वाली जो चीजें होती हैं बेटा, वो उनकी बॉडी पर बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट करती हैं। कोई भी चेंज हुआ तो अब मान के चलो वो बाहर गए कहीं, तो कोई खाना खा लिया उन्होंने ऐसा, या कोई ऐसे डस्ट वगैरह में चले गए, ज्यादा डस्ट है, ज्यादा धूप में चले गए, तो क्या होता है उनकी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनमें फिर इचिंग होती है, खुजली वगैरह होने लगती है, और इसको क्या बोला जाता है, एलर्जी बोला जाता है। एलर्जी उन लोगों को ज्यादा होती है जिन लोगों की बॉडी ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो हमने आज पढ़ा है दैट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस, क्या होती है, किसके थ्रू फैलती हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, खुद को बचा कैसे सकते हैं, है ना, और जर्म्स किसके थ्रू एंटर करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल जो होगा वो मैं आपको अब कल की क्लास में बताऊंगी यहाँ पर। और अच्छा, दो जो बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि चैप्टर सेंड कर दीजिए, तो जो आपको चैप्टर सेंड किए जाएंगे आज क्लास 5, वो चैप्टर नंबर 3rd और 4th सेंड कर दिए जाएंगे। समझ रहे हो बात को। चैप्टर नंबर 3rd और 4th जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चैप्टर 3rd एंड 4th सेंड कर दिए जाएंगे। और सबसे पहले सुन लीजिए, चैप्टर 3rd जो है इसके अंदर कौन सा डायग्राम बनाना है वो मैं बता दे रही हूँ। पेज नंबर 26 पर बैकबोन और रिब केज का जो डायग्राम है वो आपको चैप्टर नंबर 3rd में बनाना है। पेज नंबर 26 पर बैकबोन और रिब केज का जो डायग्राम है वो आपको बनाना है चैप्टर नंबर 3rd में। ठीक है, चैप्टर 3rd में आपको बैकबोन और रिब केज का डायग्राम बनाना है बेटा। नाउ चैप्टर 4 का और बता दे रही हूँ आपको। चैप्टर 4 में जो आपको डायग्राम बनाना है बेटा, वो पेज नंबर दिया हुआ है 35 पर। पेज नंबर 35 ओपन करो। इस पर दिया हुआ है ना आपको स्पाइनल कॉर्ड गिवन है, देखो स्पाइनल कॉर्ड और स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, ये दो डायग्राम बनाने हैं। सारे डायग्राम डिफाइंस के सामने ही बनाने हैं। पेज नंबर 35 पर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो दिया है उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब आप बार बार ये नहीं कहेंगे मैम ये चैप्टर सेंड कर दो, वो चैप्टर सेंड कर दो। आज आपको चैप्टर नंबर 3rd, हालांकि मैं चैप्टर नंबर 3rd के टिक लगवा चुकी थी आपको, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा सेंड कर दिया है। चैप्टर 3rd और चैप्टर नंबर 4 वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। और ध्यान से सुनिए, चैप्टर नंबर 5 जो है, जो अभी हमारा चल रहा है, ये मैं आपको कल सेंड करूंगी। ठीक है, तो किसी तरीके का इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। चैप्टर में डिफाइन में साथ ही साथ सेंड कर ही देती हूँ आपको। ठीक है ना, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 3rd 4th चैप्टर आज सेंड कर दिए जाएंगे कल से। तो फर्स्टली आप लोग अपनी बुक क्लोज कर लीजिए, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ कुछ। ठीक है, क्लोज योर बुक्स प्लीज। एंड यू नो दैट अगर आपको आंसर पता है तो आपको करना क्या है, हैंड रेज करना है। ठीक है, मैम चैप्टर 3 में किस जगह बनाना है डायग्राम? बेटा डिफाइंस के सामने मैंने बोला तो सारे जितने भी डायग्राम्स बताए हैं वो डिफाइंस के सामने ही बनाने हैं। डोंट आस्क दीस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन प्लीज। ओके, नाउ लिसन, बुक क्लोज कर दीजिए सभी अपनी, मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों से। सभी अपनी बुक्स क्लोज कर दीजिए जिनकी भी बुक्स ओपन है। दिव्यांशी गर्ग बुक क्लोज कीजिए अपनी। मतलब पर्सनली बोलना पड़ता है आपको, नेम के साथ बोलती हूँ, समझ जाया करो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन इज communicable diseases are spread due to which, due to मतलब communicable diseases are spread due to which reason या due to which organism, बताइए।
कम्युनिकेबल डिसीजेस किस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं? किसके थ्रू स्प्रेड होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस? ओके, गुड गुड गुड। आद्या पालीवाल बताओ बेटा। वेरी गुड, जर्म्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर फाउंड ऑन अर्थ? माइक्रोब्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स? पलक चौधरी बताइए बेटा। हम 4 types of microbes. First bacteria, second virus, third protozoa, fourth fungi. फंगी नहीं, फंगाई बोलते हैं वो। Fungi. हाँ, प्रोटोजोआ नहीं होता, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन इज दैट what are the diseases which are spread due to the protozoa? Name the diseases which are spread due to protozoa. Raise your hand. Name the diseases which are spread due to protozoa. कौन सी diseases protozoa के enter करने से होती हैं? बाकी के बच्चे हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो? सौरभ पेलवार, हिमांशु सिंह, क्यों नहीं हो रहा है हैंड रेस बेटा? क्यों नहीं हो रहा है हैंड रेस? चलिए सौरभ बताइए। मैम वॉश योर हैंड। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने आपसे ये बोला है उन डिसीजेस के नेम बताओ जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। मैम प्रोटोजोआ causes disease such as malaria and डायसेंट्री। सिर्फ मेरे को डिसीजेस के नेम बताने थे, आप बुक में से पढ़ के बता रहे हो, क्या तरीका है ये? जब पढ़ा रही थी तब ध्यान देना था बेटा। जो प्रोटोजोआ की वजह से डिसीजेस होती हैं उनके नेम है मलेरिया एंड डायसेंट्री। अब मुझे रैपिड आंसर चाहिए, अगर मैंने नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, बहुत थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, कल मैं पूरे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, अच्छे से अपने चैप्टर को रिवाइज करना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, नेम द डिसीजेस व्हिच आर स्प्रेड ड्यू टू बैक्टीरिया। गुड। ईशान चाहर बताओ। Typhoid, plague, cholera. बताओ बेटा। बैक्टीरिया को बताएं। टाइफाइड, प्लेग्यू, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। देखो पहली बात, वो प्लेग्यू नहीं है, वो प्लेग है। क्या है वो? प्लेग है, ध्यान रखना। बैक्टीरिया में जो प्लेग्यू बोल रहे हो जिसमें, वो प्लेग्यू नहीं है, वो प्लेग है। और ये ट्यूबरक्लोसिस है। ईशान चाहर ध्यान रखिएगा इस चीज का। टाइफाइड, प्लेग, प्लेग बोलते हैं, कोलेरा एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्यूलोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी टू स्टेप्स या फिर नेम एनी टू वेज बाय विच जर्म्स कैन एंटर इन अवर बॉडी। ऐसे दो तरीके बताइए जिससे कि जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कौन से दो तरीके हैं ऐसे? स्टेट एनी टू वेज बाय विच जर्म्स कैन एंटर इन आवर बॉडी। दिव्यांशी गर्ग बताइए बेटा। मैम अगर हम अपने हैंड वॉश हाथ ना धोए खाने से पहले तो तब हो जाते हैं, और तब हम अपने मुंह पर हाथ ना रखें तब हो जाते हैं। हाथ रखते ना। Okay, very good, correct. Whenever we don't wash our hands and when we
when another person sneeze or like sneeze or coughing without covering his mouth, then the germs can enter in our body. Okay, now next question is, state any 2 ways by which we can prevent us from diseases. State any 2 ways by which we can prevent us from diseases. दो तरीके बताइए जिससे कि हम खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हैं. दिव्यम बताओ. मैम वॉश योर हैंड and drinking boiled water. Okay, very good. Wash your hands before and after eating and drink boiled water. Very good. Now last question पूछ रही हूँ आप लोगों से मैं ये that tell me any 2 diseases which are spread due to virus. Name any 2 diseases which are spread due to virus. Raise your hand. गौरव, हर्षित शर्मा, हिमांशु, आप लोगों को नहीं पता. चलिए अब इसका आंसर हर्षित ही देंगे. हर्षित बताइए. बताइए हर्षित. आई थिंक हर्षित के नेटवर्क नहीं है. सो हिमांशु सिंह बताओ बेटा, वायरस की वजह से होने वाली कोई भी 2 डिसीजेस बता दो. हिमांशु सिंह. आप बस ऐसे ही बैठे रहते हो, बोल रहे हो लेकिन माइक अनम्यूट नहीं किया है. आधे पहले बताओ. What is your question? Question is, name any 2 diseases which are spread due to virus. आप बताइए पलक चौधरी. हम पोलियो और चिकन पॉक्स. वेरी गुड. पोलियो एंड चिकन पॉक्स. तो ये आपका लास्ट था जो मैंने आपसे पूछा. नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर कंप्लीटली. नेक्स्ट क्लास में जिसने आंसर नहीं किया उसकी डांट लगेगी फिर. ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है इस चैप्टर को पूरे को. 3rd 4th चैप्टर अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना. कल मैं 5th भी भेज दूंगी तो आप जिससे कर सको. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट.